हेलो स्टूडेंट्स, कल हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे। वैसे ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप नॉर्मली पीडीएफ से भी पढ़ेंगे ना, तब भी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ख़ास है नहीं, पहले भी आप इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं। फिर भी मैं जो भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, ये नेचर से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसी को ही हम मॉडिफाइड करते हैं और हम कमर्शियली इसका यूज़ करते हैं। कमर्शियली जब इसका यूज़ करते हैं तो ये हमें जो है प्रोडक्शन जो है ज़्यादा देता है, और अधिक प्रोडक्शन के लिए जो है हम सिचुएशन के हिसाब से जो है इनको अलग अलग मोड में जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये भी बहुत सारे टाइप का है। इसमें हम सबसे पहले ही बात करेंगे यूज़ ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन। स्पेशल ये जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनका हम सीधा यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। एक तरह से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की नकल ही यहाँ पर की जाती है कि जैसे राइजोम है, कॉर्म है, ट्यूबर है, बल्ब है, सुकर्स हैं, स्टोलन्स हैं, बुलबिल्स हैं, इन सब का यूज़ हम डायरेक्टली यूज़ करके और इनसे जो है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हम कर सकते हैं। थोड़ा सा इनमें हल्का फुल्का चेंज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर हम यूज़ करते हैं इसके स्टेम को, अंडरग्राउंड स्टेम का यूज़ हम करते हैं, और उसको जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह शुगर केन को भी हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, जिसको मतलब सीधा ही वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ हम इसमें कर रहे हैं। सेकेंड अपन बात करेंगे इसमें कटिंग की। बहुत सारे प्लांट पार्ट जो होते हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पावर होती है, तो उन प्लांट पार्ट को जो है हम एक स्पेशल पैटर्न में काट के और जो है उनको जो है सोइल के अंदर डाल देते हैं, और सोइल के अंदर डालने से कुछ समय बाद वहाँ पर प्रोपगेशन होता है, रूट और शूट का फॉर्मेशन वहाँ पर होना शुरू होता है। जनरली इसमें स्टेम का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में हम जो है लीव्स का और रूट का भी यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। इस प्रोपगेशन को, कटिंग को जो है अच्छे से यूज़ करने के लिए हम इसमें कुछ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है, इन प्लांट हार्मोन का यूज़ हम इसमें करते हैं, जिसमें ऑक्सिन में बेसिकली NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड का हम इसमें यूज़ करते हैं। ये जो है इनके जिस पार्ट को हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से जो है 3 टाइप का होता है। स्टेम कटिंग, इसका यूज़ जो है, स्टेम का यूज़ रोज़ के अंदर, शुगर कैन के अंदर और टीक के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट में हम रूट का भी यूज़ करते हैं। लेमन और टेमरेनस इंडिका, इमली के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, और कुछ में जो है हम लीफ का भी इसमें यूज़ करते हैं। लीफ में जो है स्नैक प्लांट जो होता है, सेंसिबिलिया जो प्लांट होता है, उसका हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो है कटिंग का टाइप हो गए, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग। कोई ज़्यादा स्पेशल है नहीं, एक दो एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम लेयरिंग की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है लेयरिंग के हिसाब से। लेयरिंग जो है, इसमें लिविंग प्लांट के पार्ट से ही हम सीधा प्लांट बना लेते हैं। इसको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, मोल्ड लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग भी कहा जाता है इसको। दूसरा जो होता है एयर लेयरिंग और गुटी मेथड भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले मोल्ड लेयरिंग की अपन बात करते हैं। मोल्ड लेयरिंग के अंदर जो ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांचेस वगैरह जो है वो सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट ब्रांचेस को हम आसानी से बेंड करके सॉइल के अंदर पहुंचा देते हैं, और उसके बाद में उसको जो है थोड़ी सी उन ब्रांचेस को थोड़ा सा उसकी स्किन को हटाकर बेंड करके सॉइल के अंदर पहुंचा देते हैं, और जहाँ पर वो बेंड होती है उस सॉइल को हम कंटिन्यू मॉइस्चर रखते हैं, यानी पानी कंटिन्यू डालते रहते हैं, सूखनी नहीं चाहिए वो सॉइल। और फिर उसके बाद में
वहाँ पर जो है रूट प्रोड्यूस हो जाती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इस तरह के जो सॉफ्ट प्लांट हैं, ये प्लांट है और इसकी ये ब्रांच है, इस ब्रांच को जो है हमने सोइल के अंदर रख दिया इस तरह से। ये सोइल की लेयर है, सोइल के अंदर रख दिया, और ये जो ब्रांचेज में नोड होती है उन नोड पे से कई जगह से जो है रूट नीचे की तरफ निकल जाती है, ऊपर की तरफ सूट निकल जाती है। अब इसको यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से काट के, और इस प्लांट को यहाँ से अलग कर लिया, इस प्लांट को यहाँ से अलग कर लिया, इसको यहाँ से अलग कर लिया, और 3-4 प्लांट आपको मिल जाते हैं। इसको ही हम मॉन्ड लेयरिंग या सोइल लेयरिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें एयर लेयरिंग या गुटी मेथड। गुटी मेथड का यूज जो है हम उन प्लांट के अंदर करते हैं जिनकी ब्रांचेस हार्ड होती है, यानी उनको हम जो है वहाँ से नीचे ज़मीन तक नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी हार्ड जो ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस को हम पहले एक रिंग शेप में जो है उसकी जो स्किन होती है, यानी एपिडर्मिस जो होती है उससे वैसे कॉर्क होती है ज़्यादातर प्लांट के अंदर, कॉर्क को हटा देते हैं, और हटाने के बाद में उसके ऊपर जो है मॉइस्ट सॉइल या फिर कॉटन जो होता है मॉइस्ट करके उसके चारों तरफ लपेट देते हैं। लपेट कर उसको रस्सी से अच्छी तरह से बांध देते हैं, और रस्सी से बांधने के बाद में उसके ऊपर जो है स्पेशल टाइप का वाटर की कंटिन्यूटी के लिए स्पेशल पैटर्न हम वहाँ पर करते हैं। ये ब्रांच है और इस ब्रांच को हमने कट करके और इसके चारों तरफ जो है कॉटन बांध दिया है और उसको रस्सी से बांध दिया है। इसके ऊपर जो है हम एक मटका लटका देते हैं और मटके में नीचे की तरफ छोटा सा छेद करके रस्सी बांध देते हैं और रस्सी को भी इसके ऊपर लपेट देते हैं। इस मटके में पानी भर देते हैं, इसमें से पानी धीरे धीरे रस्सी के थ्रू होता हुआ इसको कंटिन्यू क्या करता है, मॉइस्ट इसको प्रोवाइड करता है, और ये मॉइस्ट रहती है। और कुछ हफ्ते बाद जो है यहाँ पर जो है रूट प्रोड्यूस हो जाती है, और इसके बाद में इसको यहाँ से हम हटा के, यहाँ से काट के और सॉइल के अंदर लगा देते हैं। नया प्लांट आपका तैयार हो जाता है। इसको गुटी मेथड या एयर लेयरिंग के नेम से भी हम जानते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं। मोल्ड लेयरिंग जो होती है या सॉइल लेयरिंग होती है उस जैस्मीन और मोगरा जैसे प्लांट में यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो है हम बनाना जैसे प्लांट जो होते हैं, बड़े प्लांट जो होते हैं जिनको आसानी से हम नीचे की तरफ कॉटन प्लांट है, बनाना प्लांट है, और इस तरह के जो प्लांट है जिनकी ब्रांचेस हार्ड होती है, उनको जो है इसके अंदर इस एयर लेयरिंग का उसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका ग्राफ्टिंग आता है। ग्राफ्टिंग में जो है एक प्लांट के पार्ट को दूसरे प्लांट के ऊपर जो है हम ग्राफ्ट करते हैं, यानी उसके अंदर उसको पाटते हैं। एक देखिए दो सेक्शन इसमें अपन लेते हैं। एक तो लोअर पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर लगा हुआ रहता है इस तरह से, और सॉइल के अंदर उसके अंदर रूट्स होती है और सारा सब कुछ होता है, ठीक है। और एक ऊपर वाला एरियल पार्ट होता है जिसके ऊपर ब्रांचेस वगैरह, लीव्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती है। तो इसके अंदर ये दो पार्ट अपन ध्यान में रखते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम स्कियोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्कियोन, ये वाले पार्ट को। और जो ये नीचे लोअर पार्ट जो होता है इसको हम स्टॉक कहते हैं। इस स्कियोन को स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग यहाँ पर हमें देखनी है। अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें हम जो है यहाँ पर 4 टाइप की ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। 4 टाइप की ग्राफ्टिंग में सबसे पहले वीव ग्राफ्टिंग आती है, फिर वेज ग्राफ्टिंग आती है, फिर क्राउन ग्राफ्टिंग आती है और बर्ड ग्राफ्टिंग आती है। इस तरह से 4 तरह की ग्राफ्टिंग यहाँ पर होती है। फर्स्ट हम बात करेंगे वेज ग्राफ्टिंग की। वेज ग्राफ्टिंग में वेज या टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। टंग जैसा स्कियोन को काटा जाता है और उसी के हिसाब से स्टॉक को काटा जाता है। देखिए यहाँ स्कियोन जो होता है वो स्कियोन की जो जैसे ये स्कियोन है,
इसकी जो लोअर सरफेस जिसको हमने ग्राफ्ट करना है उसको इस तरह से काट के और थोड़ा वी शेप में देते हुए और इस तरह से एक टंग की तरह इसको काटा जाता है। और जो स्टॉक होता है, इसके ऊपर जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को इसी पैटर्न पे हम काटते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। और फिर इन दोनों को कॉटन, इसके चारों तरफ हम मॉइस्ट कॉटन लगा देते हैं और इसको अच्छी तरह से बाइंड कर दिया जाता है। और इसको भी कंटिन्यू हम जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। और कंटिन्यू मॉइस्चर प्रोवाइड करने से कुछ समय बाद इनके टिश्यू जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ये स्क्योन है, स्टॉक है, इन दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया। ये देखिए यहाँ पर लाइन से लग रही है, मर्ज हो रहा है। इसके बाद में कॉटन लपेट के इसके चारों तरफ हमने रस्सी लगा दी और इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ये बर्ड्स जो है, उन बर्ड्स से जो है लीव्स वगैरह निकलना शुरू हो जाती है और ये नया प्लांट बन जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर हम जैसे नॉर्मली उन कंडीशंस में लेते हैं जैसे हमारे हाड़ौती के अंदर देसी मैंगो बहुत सारे होते हैं और देसी मैंगो जो होते हैं उनके जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है और टेस्ट भी थोड़ा उतना खास नहीं होता है। अगर आप चाहें कि यहाँ दशहरी मैंगो को डेवलप करें तो कैसे करेंगे, हम ये स्टॉक तो जो है देसी का ही लेंगे और ये स्क्योन जो है दशहरी का ले लेंगे और इसको इसके अंदर ग्राफ्ट कर देंगे। तो जब ये प्लांट बनेगा तो अपर वाला पार्ट जो स्क्योन वाला पार्ट है वो दशहरी का है, तो ये प्लांट जो बनेगा इस पर जो आम लगेंगे वो दशहरी के लगेंगे। तो वैरायटी को भी, अच्छी वैरायटी का भी यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। सेकंड जो आता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग सबसे सिंपल ग्राफ्टिंग है, ज़्यादातर इस वेज ग्राफ्टिंग का ही यूज़ हम करते हैं। इसमें जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को वी शेप में हम काटते हैं और वी शेप में काटने के बाद में इस पे जो स्क्योन होता है उस स्क्योन को भी हम वी शेप में काटते हैं और काट के इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं वही कॉटन लगा के। और इसको भी 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ये टिश्यू आपस में मर्ज हो जाता है और मर्ज होने के बाद में जो है ये एक दूसरे से मर्ज होके और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट इज़ द वेज ग्राफ्टिंग। इसके बाद में आती है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में ये जो हम स्टॉक लेते हैं, इस स्टॉक वाला जो हिस्सा होता है इसमें जो है अलग अलग जगह से कट लगाए जाते हैं। जैसे एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट इस जगह पे लगा दिया, एक कट इस जगह पे लगा दिया, बहुत सारे। और इन पे अलग अलग स्क्योन हम लगा सकते हैं, अलग अलग वेराइटी के अलग अलग स्क्योन। 3-4 स्क्योन आपने इसमें लगा दिए, 3-4 स्क्योन को आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये ऊपर जैसे क्राउन जैसा नज़र आता है, तो इसको हम क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसी तरह से थर्ड जो है बर्ड ग्राफ्टिंग आती है। बर्ड ग्राफ्टिंग में स्क्योन को वही वी शेप में, टी शेप में काटा जाता है। सॉरी, यहाँ पर स्क्योन जो लिया जाता है, स्क्योन को ऐसे करके टी शेप बनाया जाता है इससे, ऐसे। और जो बर्ड होती है उस बर्ड को इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से बर्ड को इसके अंदर रख दिया जाता है और फिर इसको बाइंड कर दिया जाता है और इन दोनों के टिश्यू जो है एक दूसरे में फिक्स कर दिए जाते हैं। इस तरह से बर्ड ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये 4 पैटर्न हो गए ग्राफ्टिंग के। फर्स्ट जो है ये टंग ग्राफ्टिंग है, उसके बाद में ये वाला जो है वेज ग्राफ्टिंग है, ये क्राउन ग्राफ्टिंग है और ये क्राउन ग्राफ्टिंग के बाद में ये बर्ड ग्राफ्टिंग है। ये वाला बर्ड जो है उसको ग्राफ्ट किया है, बर्ड होती है, बर्ड को इसके अंदर ग्राफ्ट कर दिया गया है। इस तरह से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बेटर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है। ये वेरिएशन क्यों आते हैं ये भी आप जानते हैं। वेरिएशन का जो मेन रीज़न है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से इनके अंदर वेरिएशन आते हैं। तो प्लांट के अंदर भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन होता है। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लावर होते हैं। फ्लावर इज़ ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। इसका यूज़ हम जनरली बहुत अलग कई जगहों पे हम करते हैं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये होता है।
और प्लांट के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने 11th में भी खूब अच्छी तरह से पढ़ी है, एक एक पार्ट के बारे में आपने अच्छी तरह से बात की है। फ्लावर जो होता है पेडिसिल से जुड़ा हुआ रहता है, इसका फ्लावर का जो जिससे ये ब्रांचेज उससे पेडिसिल कहते हैं और उससे ये जुड़ा रहता है। और पेडिसिल का ऊपर वाला भाग जो है वो थैलेमस कहलाता है। थैलेमस के ऊपर जो है मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, आप जानते हैं। 4 पार्ट में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम 4 पार्ट होते हैं। और जिस फ्लावर के अंदर ये 4 पार्ट कंप्लीटली पाए जाते हैं उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और जिस फ्लावर के अंदर ये 4 पार्ट नहीं होते हैं उन्हें हम इनकम्प्लीट कहते हैं। बेसिकली एंड्रोशियम गाइनोशियम होना ज़रूरी है। कैलिक्स कोरोला नहीं भी हो तो चल जाता है, लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम होना ज़रूरी है। यानी कि जिसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही हैं तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और जिसके अंदर दोनों नहीं है उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। देखिए इनको भी जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्लावर के जो 4 पार्ट हैं उसमें एक्सेसरी साइकिल्स और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। एक्सेसरी साइकिल्स जो होते हैं, एक्सेसरी साइकिल्स और रिप्रोडक्टिव साइकिल। एक्सेसरी साइकिल्स केवल हेल्प का ही काम करते हैं यहाँ पर, और कोई काम नहीं होता है। 2 पार्ट होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। ग्रीन कलर की लीव्स होती है जो बर्ड स्टेज में प्लांट को, फ्लावर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और ज़्यादातर प्लांट में फ्लावर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये गिर जाती है, लेकिन कुछ के अंदर जो है ये परसिस्टेंट होती है, यानी कि ये लंबे समय तक नहीं गिरती है। जैसे ब्रिंजल के ऊपर आपने देखा होगा, टोमेटो के ऊपर और चिली के ऊपर। चिली तो सूख जाती है तब भी उसके ऊपर वो कैलिक्स जो है लगे हुए रहते हैं। कोरोला ये कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड लीव्स होती है जनरली। ये जो है प्लांट की ब्यूटी को जो है इंक्रीज़ करने का काम करते हैं और फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, और इसी की वजह से सभी ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट वगैरह सब जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फ्लावर जो अट्रैक्टिव लगता है वो कोरोला की वजह से लगता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल की। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम 3rd साइकिल होता है, और जो है इसमें मेन जो पार्ट ये बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बना हुआ रहता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन्स कहते हैं। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट्स और एंथर्स। फिलामेंट्स स्टेमन का मेन पार्ट होता है जो अटैच करने का काम करता है फ्लावर को, और एंथर वाले पार्ट को। एंथर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये बाइलोब्ड होता है, और इसी के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और सबसे सेंटर की तरफ होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो बना हुआ होता है पिस्टिल से बना हुआ होता है, इसे कार्पल भी कहते हैं। जनरली जो है मोनोकार्पलरी होते हैं, लेकिन बाइकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी भी ये मिल सकते हैं। एक कार्पल की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में से जुड़ा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसे ओवरी कहते हैं। उसके ऊपर एक लंबी सी स्टिक होती है जिसे स्टाइल कहा जाता है, और उसके ऊपर थोड़ा वाइडली फैला हुआ जो पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। एक बार यहाँ देखिए आप, ये वाला पार्ट जो होता है जिसको हम पेडिसिल कहते हैं, और ये जो फूला हुआ पार्ट है ये वाला, इसको हम थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस से ये ग्रीन कलर की लीव्स यहाँ पर लगी हुई है, इन ग्रीन कलर की कैलिक्स इनको कहा जाता है। इसके बाद में ये कलरफुल लीव्स होती है, इसके अंदर 5 होती है, जनरली 4 भी होती है किसी के अंदर, तो इनको हम पेटल्स कहते हैं। कोरोला कहते हैं, कोरोला का जो मेंबर होता है उसको पेटल कहते हैं। कैलिक्स के जो मेंबर होते हैं उन्हें सेपल्स कहते हैं। कोरोला जो होते हैं, कोरोला के मेंबर जो होते हैं उनको पेटल्स हम कहते हैं। और फिर ये 3rd साइकिल जो होता है स्टेमन्स का होता है।
इसमें ये फिलामेंट होता है और ये ऊपर की तरफ जो है एंथर होता है। एंथर जो है बाइलोब्ड होता है और पोलन सेक्स हैं, 2 पोलन सेक इसके अंदर पाई जाती है। और इसके सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो ओवेरी होता है, पिस्टिल होता है। पिस्टिल को ही हम कार्पल कहते हैं। ये पूरा कार्पल है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें नीचे वाला सबसे मेन जो पार्ट होता है फुला हुआ वो ओवेरी होता है, और फिर ये स्टाइल होता है, और ये ऊपर वाला भाग स्टिग्मा होता है। ठीक है, इस कंप्लीट को हम कार्पल के नेम से जानते हैं। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर है, और ये एंथर में से पोलन ग्रेन निकलते हैं। पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। स्टिग्मा से पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब बनने के बाद में यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये सारे पार्ट यहाँ से गिर जाते हैं, और केवल ये ओवेरी बचती है। और ये ओवेरी फिर आगे चल के फ्रूट बनाती है, और इसके अंदर छोटे छोटे ओविल्स हैं बहुत सारे, और ये ओविल्स जो है आगे चल के फिर ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये ओवेरी फ्रूट बनाती है और ओविल्स सीड बना लेते हैं, और इसी फ्रूट को हम खाने में काम में लेते हैं। सीड आपको पता ही है, फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड निकलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कल से जो है नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। सिंपल चैप्टर था, इसमें कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी, लेकिन अगला चैप्टर थोड़ा सा टफ है, उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।